नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। मीन्स कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो हमारे बोर्ड सिलेबस में तो नहीं होते, लेकिन कंपटीशन के अंदर उनकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे दी जिसका सेंटर O है। ये हमारी S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है। S1 सरफेस पे Q चार्ज रखा हुआ है और S2 सरफेस पे 2Q चार्ज रखा हुआ है। तो फाइंड करो φ2 डिवाइडेड बाई φ1 क्या होगा। φ2 मीन्स सेकेंड सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है और φ1 मीन्स फर्स्ट सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना है, कितना चार्ज रखती है ये अपने अंदर की ओर। ये क्यू चार्ज है इनक्लोज्ड बाय फर्स्ट सरफेस, यानी फर्स्ट सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है और सेकंड सरफेस में चार्ज 2Q है। तो फर्स्ट सरफेस में चार्ज कितना हुआ, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ। सेकंड सरफेस में चार्ज कितना हुआ, सेकंड का चार्ज तो 2Q हो गया, लेकिन फर्स्ट सरफेस भी तो सेकंड के अंदर लाई कर रही है ना। तो सेकंड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज की काउंटिंग कितनी हुई, 3Q हुई। तो φ2 की जो वैल्यू होगी वह 3Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इनका अगर रेशियो लिया जाए तो रेशियो अगर φ2 डिवाइडेड बाई φ1 करूँगा तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट से Q बाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और ये रेशियो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1, 3:1 आएगा। अगर इसी न्यूमेरिकल में ये कह दिया जाए कि अगर इसमें मैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दूं और ये चार्ज Q S1 सरफेस के अंदर है, अब बताओ फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, φ1 डैश कितना होगा। हम जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू होती है इसके अंदर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब की कंडीशन थी, जब किसी सरफेस में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, फ्री स्पेस की बात कर रहे थे। लेकिन जब भी एप्सिलॉन नॉट, जब भी कोई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो उस टाइम हम डिवीजन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से नहीं करेंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू एप्सिलॉन नॉट से करेंगे। तो 1/K टाइम्स फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। यानी फ्री स्पेस है या फिर कोई मटेरियल बोला ही नहीं गया, किसी सरफेस के अंदर कुछ नहीं बोला गया कि इसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है, तब तक हम वैक्यूम ही एज्यूम करेंगे, फ्री स्पेस ही एज्यूम करेंगे। और उस केस के अंदर हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जिक्र कर दिया जाएगा उस टाइम हम ये मानेंगे कि K से डिवाइड कर दो उस फ्लक्स को, वो हमारा नेट फ्लक्स होगा। अगर हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, यानी तीनों डायरेक्शन का अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया हमें, और कह दिया कि एक प्लेट है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इन YZ प्लेन में रखी गई है। यानी एक प्लेट YZ प्लेन में रखी गई है। सबसे पहले तो 3D का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये सपोज करो X एक्सिस है, ये आपकी तरफ Y एक्सिस है, ऊपर की तरफ Z एक्सिस है। तो हमारी जो प्लेट है वह YZ प्लेन में रखी गई है। ये Y है और ये Z है, इस प्लेन में हमारी प्लेट रखी गई है। तो Y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ और Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ, उसकी तो कोई भी लाइन इसके अंदर एंटर नहीं करेंगी। सपोज अगर ये इस टाइप की बात होती तो ये Y एक्सिस मानो और ये Z एक्सिस मानो और आपकी तरफ X एक्सिस मानो, तो X, Y और Z, और ये हमारी प्लेट होगी जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। अब जो फील्ड लाइनें इस डायरेक्शन में जा रही थी या फिर ऊपर की तरफ जा रही थी, वो कोई भी फील्ड लाइनें इसको क्रॉस तो नहीं करेंगी। यानी Y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड और Z डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे कोई काम का नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन की फील्ड लाइनें एंटर करेंगी या बाहर निकलेंगी, X डायरेक्शन वाली, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वह हमारा होगा X डायरेक्शन वाला। तो हम सिर्फ और सिर्फ X डायरेक्शन को ही लेके चलेंगे। तो फाई की वैल्यू X डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड 2 और YZ प्लेन जो आ रहा है उसका एरिया कितना हुआ 10,
तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा, 20 वोल्ट मीटर। अब अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन नज़र आ रही है तो आप खुद देखो, ये वाई जेड प्लेन था, इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा। वाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है? एक्स डायरेक्शन होती है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हुआ? इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ हमारा 2i + 3j + 4k। एरिया वेक्टर क्या लेंगे? 10 × डायरेक्शन कौन सी आएगी? आई कैप आएगी ना, क्योंकि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन होती है और एक्स डायरेक्शन का मतलब आई कैप होता है। अब फ्लक्स कितना होगा हमारा? ई डॉट ए के बराबर होगा, और ई ये है और ए है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो आई की आई के साथ करते हैं, जे की जे और के की के साथ, तो जे के है ही नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा। आई × आई मतलब 20 वोल्ट मीटर हमारा आंसर आ जाएगा फ्लक्स का। चाहे वेक्टर की फॉर्म में जाके कर लो, चाहे इसको डायरेक्ट समझ लो कि वाई जेड प्लेन है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक्स जेड प्लेन होता तो वाई, अगर एक्स वाई प्लेन होता तो जेड एक्सिस वाली बात लेते हैं हम। तो 10 × 4 40 आंसर आ जाता लास्ट केस का हमारा। तो इस टाइप से भी हमें एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है ना। एक AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है 2008 पता नहीं 2009 के एग्जाम के अंदर कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था वह एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। उसकी मैं सिंपल फॉर्मेट समझा देता हूँ आपको कि EX तो दे दिया हमें सपोज 5x दे दिया, EY 0 दे दिया और EZ 0 दे दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इस टाइप का हो गया। और एक क्यूब दे दिया हमें जिसकी साइड A है और ये 0 है, वह क्यूब A से 2a,0 तक जाता है, a,0 से, मतलब जो क्यूब स्टार्ट हो रहा है वह ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, वह a,0 से 2a,0 तक स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप से यह है x, y और z, ये बाहर वाली एक्सिस है, मीन्स इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये क्यूब भी इस टाइप से परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी तीनों पॉजिटिव के अंदर रखा हुआ है। हमें फाइंड करना है कि हमारे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो y और z के अंदर कितना है इलेक्ट्रिकल फील्ड? इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं। और y डायरेक्शन का रोल कब होता है? जब एक्स जेड प्लेन लेते हैं। जेड डायरेक्शन का रोल कब होगा? जब हम एक्स वाई प्लेन लेंगे। लेकिन इन दोनों के अंदर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और एक्स के ऊपर वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। और एक्स एक्सिस का, अगर एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लिया जाए तो वाई जेड प्लेन होगा, तभी तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट काम आएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड में वाई जेड एक्सिस का कंपोनेंट ही नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन हमारे काम की वैल्यू ही नहीं है। तो हमें सिर्फ याद रखना है वाई जेड प्लेन का। और वाई जेड प्लेन कौन कौन से हैं? एक ये प्लेन और एक ये प्लेन वाई जेड प्लेन है ना। यानी क्यूब हमारा यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ था, हमारे पास यही एक डस्टर है, इसको ही मानो कि एक क्यूब रखा हुआ था। चलो एक क्यूबिकल शेप ले ही लेते हैं। जैसे ये एक क्यूबिकल शेप है, यहाँ पर ओरिजिन था और यहाँ पे ये क्यूब रखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का है। तो एक तो ये फेस हुआ, इस फेस का नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो कोई भी फील्ड लाइन एंटर नहीं करेंगी। एक ये फेस है हमारे पास, इस फेस के नॉर्मल आपकी तरफ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? इस फेस से भी कोई लाइनें एंटर नहीं करेंगी। यानी ये चार जो फेस है हमारे, ये हमारे कोई काम के नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे काम के फेस सिर्फ एक ये है और एक ये है। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें एंटर कर रही है तो मतलब कि नेगेटिव फ्लक्स होगा, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें बाहर निकल रही है मतलब पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो ये कैलकुलेशन करनी है हमें। तो वो फ्लक्स हमारा, एक तो ये सरफेस, एक ये सेकंड सरफेस,
φ1 हमारा नेगेटिव होगा, φ2 हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 5x है, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, 5x आई कैप है, क्योंकि x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फर्स्ट सरफेस से φ1 कैलकुलेट करते हैं हम, φ1 कितना होगा हमारा। तो ये क्यूब था, इसकी साइड a है, तो इसका एरिया कितना होगा, a का स्क्वायर होगा एरिया। तो इस डायरेक्शन के ऊपर यानी x पे डिपेंड कर रहा है ना, और x इस फेस के लिए कितना है, x की वैल्यू इस फेस के लिए a है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा हमारा 5a आई कैप होगा। ठीक है। और सेकंड, इस फेस का जो नॉर्मल होगा, इस फेस का नॉर्मल तो मेरी तरफ होगा ना, माइनस आई की साइड होगा, तो एरिया वेक्टर हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर आई कैप, वो भी नेगेटिव का। हम वेक्टर की फॉर्म में चल रहे हैं जैसे हमने इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन किया। अदरवाइज हम अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि इसका एरिया इंटू इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वो नेगेटिव लगा देते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में भी हमारा माइनस का 5a क्यूब आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट फ्लक्स आ गया। सेम टू सेम सेकंड फेस को देखें, इस साइड वाले फेस को। यहाँ इस फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हुआ, अगर φ2 की बात करें तो 5 इंटू 2a हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और कौन सी डायरेक्शन में, प्लस आई कैप डायरेक्शन में। सेम टू सेम इस फेस के लिए नॉर्मल कहाँ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना हमेशा क्लोज सरफेस के, जैसे इसके लिए मेरी तरफ था आउटवर्ड, इस फेस के लिए उस साइड राइट डायरेक्शन के अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इसी डायरेक्शन में ई है और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर एरिया क्या होगा इसका, ए स्क्वायर आई कैप, आई डॉट आई 1 होता है, तो 10a क्यूब आ गया φ2। φ1 नेगेटिव आया और φ2 पॉजिटिव आया, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10a क्यूब में से 5a क्यूब को कम करेंगे तो 5a क्यूब बच जाएगी। इस टाइप से हमें आंसर निकालना है। यानी वाई जेड कंपोनेंट हमें 0 दे रखा है, तो वाई जेड प्लेन ही हमें लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस का नॉर्मल, वाई जेड प्लेन का नॉर्मल ही हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, इसीलिए हमारा डॉट प्रोडक्ट में आंसर आ सकता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। इन दोनों के केस में तो 0 ही आएगा। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक क्यूब दे दिया जाएगा जिसके हर कॉर्नर पे चार्ज रख दिया हमने। अब तक तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि फेस पे रख दिया तो इसका हाफ पार्टीशन अंदर आ गया, एक कॉर्नर पे रख दिया तो 1/8 चला गया। अगर ये कह दिया जाए कि हर कॉर्नर के ऊपर चार्ज पड़ा है, अब बताओ, जैसे यहाँ पर रख दिया 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ माइनस का 3 माइक्रोकूलम, यहाँ 3 माइक्रोकूलम, या माइनस का 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम मानो, यहाँ पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम मानो। तो इस टाइप से कैलकुलेशन हमें दे दी। अब पूछ लिया गया कि अब बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स आउटगोइंग होगा, आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला थ्योरेटिकल तरीका आप अपनी लैंग्वेज में समझो कि जो नेट फ्लक्स होगा वह φ1 प्लस φ2 प्लस डैश 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 φ8, यानी 8 के 8 कॉर्नर के ऊपर जो चार्ज है सबका निकालेंगे। हमें जानते हैं कि जो कॉर्नर पे चार्ज होता है वह चार्ज अपना 8th पार्ट ही इस क्यूब को दे पाएगा, यानी कॉर्नर का चार्ज होता है उसका 1/8 पार्ट ही इस क्यूब को मिलता है। तो φ1 की वैल्यू क्या होगी, चार्ज कितना है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं हम। तो φ1 होगा हमारा 1 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का 8th पार्ट, प्लस φ2 की बात करें तो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया, प्लस थर्ड चार्ज पार्टिकल की बात करें तो माइनस का 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। फोर्थ की बात की जाए तो प्लस का 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिफ्थ की बात करें 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। उसकी बात करें तो माइनस का 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट।
4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा टोटल फ्लक्स होगा। अब सबकी काउंटिंग करो, एक तो वो तरीका है। दूसरा इसका एक अच्छा तरीका आप ये समझो कि इसमें 1/8 एप्सिलॉन नॉट 1/8 एप्सिलॉन नॉट हर एक में कांस्टेंट कॉमन आ रहा है ना, तो आप क्या करो 1/8 एप्सिलॉन नॉट को तो कॉमन ही रख लिया। अब अंदर क्या बचा, फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज, यानी 8 के 8 चार्ज की काउंटिंग बची। तो सबकी काउंटिंग कर लो। यहाँ पर माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम के लिए 10⁻⁻6 भी कॉमन लगा लो। तो यहाँ पर कितना है 1 + 2 -3 + 3 प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस 3 -3 ये कैंसिल हो गया, प्लस 5 -5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आया 4 + 1 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, यह हमारा फ्लक्स आ जाएगा। तो हमारी सिंपल कैलकुलेशन है ना। इन हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके एलसीएम लेके वैसे लफड़ा रखो, इससे बढ़िया आप डायरेक्ट खुद समझो कि हर चार्ज आपका कॉर्नर पे रखा हुआ है, हर चार्ज के कारण 1/8 पार्ट ही इस क्यूब को मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लो कि टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, 1 और 2 3 कैंसिल हो गया, प्लस 3 बचा, -2 प्लस का 1 बचा, 5 6 वापस 5 हो गया और वापस 6 में से 5 गया, 1 रह गया और 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हमारा एक लाइन में भी आंसर आ जाएगा इसका। यानी हर एक का फाई अलग अलग लिखने की बजाय हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, उसका 1/8 पार्ट ही तो हमारा क्या होता है फ्लक्स होता है। तो ये कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो फ्लक्स की काउंटिंग डिफरेंट टाइप्स में बता दी गई है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट के लिए। आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर बात कही जाए कि हम लेते आए हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 कहाँ पर होगा, नल पॉइंट ढूंढना होता था हमें, 2 पॉइंट चार्ज रख दिए। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है कि XY एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन हो गया, एक लाइन चार्ज रख दिया यहाँ पर जिसकी λ1 लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है a,0। दूसरा लाइन चार्ज रख दिया यहाँ पर जिसकी λ2 है वैल्यू, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है। इनफाइनाइट इसकी लेंथ है, दोनों साइड प्लस माइनस मान भी सकते हो इसको। इसके कोऑर्डिनेट्स -a,0 है। तो एक्स एक्सिस पे वह पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 हो। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। 2 पॉइंट चार्ज के कारण तो हम निकालते ही आए हैं कहां पर होगा। अब निकालना है हमें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज के कारण कहां पर होगी। ये हमारा बोर्ड लेवल नहीं है, नीट लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हमें ये बताओ, कई बार लाइन चार्ज की जगह सरफेस चार्ज दे दिया जाएगा और फिर नल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाएगा। तो जैसे हमने पॉइंट चार्ज माने थे, सेम टू सेम वही कैलकुलेशन हम ये करें कि हमने यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया कि x,0 एक ऐसा पॉइंट है P पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई हमारी a + x हुई और ये डिस्टेंस a - x हुई। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वह कितना होता है 2k λ डिवाइडेड बाई r होता है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यह भी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हम बराबर कर देंगे तो हमारे पास नल पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले λ1 के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते हैं, इस साइड कितना होगा 2k λ1 डिवाइडेड बाई a - x होगा। यह किसके बराबर होगा 2k λ2 डिवाइडेड बाई a + x के बराबर होगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस तो a + x के बराबर है। तो 2k से तो 2k कैंसिल हो गया,
ए प्लस एक्स इंटू लेमडा वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू लेमडा टू, ए लेमडा वन प्लस एक्स लेमडा वन इज इक्वल टू ए लेमडा टू माइनस एक्स लेमडा टू। ये इस साइड लेके आएंगे और ये उस साइड लेके जाएंगे, तो एक्स लेमडा वन प्लस लेमडा टू, एक्स कॉमन आ जाएगा ना दोनों में, इस साइड आकर पॉजिटिव लेमडा टू की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू अगर ए कॉमन लूँ तो कितना आएगा लेमडा टू माइनस लेमडा वन आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए लेमडा टू माइनस लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा वन प्लस लेमडा टू, तो ये वैल्यू आती है। दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होंगे, उनके कार्डिनल पॉइंट अगर हमें ढूंढना पड़े तो इस हिसाब से हम वैल्यू को निकालेंगे। अब लेमडा वन अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव पुट कर लो, अपने आप आंसर का पता चल जाएगा कि कहाँ पर होगा। लेमडा टू पॉजिटिव, लेमडा टू नेगेटिव होता तो वहाँ लेमडा टू की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे, तो इस हिसाब से अपने आंसर बनते रहेंगे। अगर इसकी जगह शीट दे दी जाए तो शीट के अंदर तो डिस्टेंस मैटर ही नहीं करती। अगर ये क्वेश्चन शीट का हो कि इनफाइनाइट शीट है, दो इनफाइनाइट शीट है, तो बताओ नल पॉइंट कहाँ होगा, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके कारण भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों प्लेट के बीच का कोई भी पॉइंट ले लें, हर पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ यही बनता है। और लाइन चार्ज में एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने पहले भी कर लिया है कि जब हमने लाइन चार्ज पढ़ा था कि दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो पहला दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट लेंथ के ऊपर, वह भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था।